Hello friends, welcome back to the channel. So today we are back with another very important video. As you can see, the topic is National Investigation Agency. This video will be a very concise video and we can call it a capsule video because it will encase all the details about NIA, about its formation, its functioning, as well as the recent amendment in NIA bill, as well as some of the important known facts regarding NIA. टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव एज देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस. बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हम लोग कहें डाइवर्सिफाइड चीज़ें नहीं पूछी जाती, कंसाइज मैनर में ये टॉपिक आपसे पेपर में डिस्कस किया जाता है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बट यू नीड टू वॉच इट कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड इट इन अ डिटेल्ड मैनर. एक कस्टम तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है. सिर्फ वही फैक्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में जो कि एग्जाम पर व्यू से पूछे जाते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. द टॉपिक नेम इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. तो सबसे पहले समझते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या. सो एनआईए एक्ट एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. एक ऐसी एजेंसी है जो कि काउंटर टेररिज्म के बारे में पूरे एक यूनियन लेवल पर डील करती है टॉपिक को. इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2009. 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है आफ्टर द टेरर अटैक ऑफ 2008. 2008 में सबको पता है मुंबई टेरर अटैक हुए थे ऑन 26 नवंबर. और उसके बाद काफ़ी सारी बातें उठी कि देयर वाज एन इंटेलिजेंस का एक फेलियर रहा. सो जितने भी अनआंसर्ड क्वेश्चन थे इन सबको आंसर करने के लिए देयर वाज एन एजेंसी विच वाज क्रिएटेड और इस एजेंसी को नाम दिया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008. 2008 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनैक्ट किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008. 2008 में एक्ट आया था, पास हुआ था 31 दिसंबर को और 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई. द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है बट इसके ब्रांचेस बहुत सारे शहरों में हैं. एंड द लास्ट पॉइंट सेज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ एनआईए. एनआईए को गवर्न करने वाली जो बॉडी है सेंटर पर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एमएचए के अंडर में ये बॉडी आती है. इसके बाद हमें कुछ प्रेजेंट के फैक्ट्स के बारे में जानना है जो कि इनके लीडरशिप के रिगार्ड में है, तो उसको देखते हैं. चलिए लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर दी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस विच आर इन एनआईए. सो विल फर्स्ट हैव अ लुक एट द फर्स्ट डीजी ऑफ एनआईए या फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कहें ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. दैट वाज आर.वी. राजू. राधा विनोद राजू was the first director general of NIA. He was a IPS and was a very renowned officer because his name surfaced way back in 1991 when he was investigation head of the Rajiv Gandhi assassination case. तो राजीव गांधी के असैसन के केस में जो ऑपरेशंस हेड थे इन्वेस्टिगेशन टीम के SIT के, दैट वाज आर.वी. राजू. तो और यही बने आगे चलकर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए. द नेक्स्ट इज इनकम्बेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, यानी प्रेजेंट जो अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए हैं, दैट इज योगेश चंद्र मोदी, अगेन एन IPS ऑफिसर. नाउ हैविंग अ लुक एट गवर्निंग बॉडी. हमने अभी जस्ट पहले बात किया है कि गवर्निंग बॉडी जो इसकी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो ऑब्वियसली अमित शाह इज द यूनियन होम मिनिस्टर, इज द हेड ऑफ द गवर्निंग बॉडी, whereas there are two junior ministers which are the Minister of State G. Kishan Reddy as well as Nityanand Rai are the two ministers guiding the MOS in the Home Ministry. So that's all about the positions. Now let's have a look at the bill. हम लोग पहले बात करेंगे जो ओरिजिनल 2008 का NIA का बिल था, NIA एक्ट आगे चलकर जो बना. लेटर ऑन विल हैव अ डिस्कशन ओवर द अमेंडमेंट्स विच आर मेड इन द ईयर 2019. वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परव्यू से. सो लेट्स हैव अ लुक एट दी बिल्स. अब हमारे सामने है NIA एक्ट ऑफ 2008. सो सबसे पहले बात तो वही कि हम NIA क्रिएशन की बात कर रहे थे इसमें कि भाई NIA को क्रिएट किया गया जो कि एक सेंट्रल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेगी. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. वन इज एम्पावर्ड टू डील विद द टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस द स्टेट्स विदाउट एनी स्पेशल परमिशन. यानी किसी भी स्टेट में जाकर बिना किसी परमिशन के NIA वहाँ पर अपना जितना भी उनको टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ या जिस भी कंसर्न को वहाँ पर सॉल्व करना है, जो भी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करना है, वो सारे को वो कंडक्ट कर सकता है, वो सारे इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कर सकता है विदाउट एनी परमिशन. कोई स्पेशल परमिशन उसको स्टेट गवर्नमेंट से लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. अब ये ऑफेंसेस जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस थे, बेसिकली इसमें कौन कौन से शेड्यूल्ड ऑफेंसेस मेजरली आते थे. तो इसमें हमारे पास है कोई भी टेरर ऑफेंसेस अगेंस्ट एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़,
यानी हमारे एटॉमिक प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स पर अगर किसी भी तरीके का रिस्क है, कोई भी टेरर एक्टिविटी उसके इन एंड अराउंड कंडक्ट की जाने की कोशिश की जा रही है, या इन सब संलिप्त जितने भी लोग उसमें हैं इन्वॉल्व, उन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करना। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, भारत के विरोध में, देश के विरोध में कोई भी एक्टिविटी ऐसी जिसकी वजह से युद्ध के सिचुएशन या देश के ही खिलाफ लड़ाई करने की कोई कोशिश करता है, ऐसे जो लोग हैं उन सब के अगेंस्ट भी एक्ट कर सकता था NIA। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि भाई NIA का जुरिस्डिक्शन कैसे तय होगा। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी वो इन रिकमेंडेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, उनके साथ मिलकर वो स्पेशल सेशन कोर्ट बनाएंगे, यानी जो भी सेशंस कोर्ट है उसको NIA का कोर्ट बनाया जाएगा और वहाँ पर फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा जुडिशरी का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो ये पूरा एक था NIA बिल 2008 का। इसमें जो अमेंडमेंट आए हैं 11 साल के बाद यानी 2019 में, अब हम देखेंगे NIA एक्ट का अमेंडमेंट ऑफ द ईयर 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो चलिए देखते हैं एक बार NIA अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द NIA अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. So this act extended the NIA jurisdiction outside India subject to the international treaties and their domestic or internal laws. तो नए जो NIA के हम लोग अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, इट ब्रिंग्स अप द एक्सटेंशन ऑफ NIA जुरिस्डिक्शन टू द आउटसाइड कंट्रीज़। विदेश के भी देशों में इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम यानी NIA वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकेगी, कीपिंग इन माइंड द सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का वायलेशन उसमें ना हो, एंड एट द सेम टाइम किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक लॉज, जो इंटरनल लॉज हैं, उनके सॉवरेनिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको किसी तरीके से हम ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डालना चाहते। ओके, जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली वो है कि ये NIA का जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया क्यों गया है, उसका पर्पस क्या है। सो अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू पर्सन हु कमिट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर्स अगेंस्ट इंडियन सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये हम लोग कहें तो सब सेक्शन है, उसमें जो प्रोविज़न बताया जा रहा है कि भाई वो पर्सन जो कमिट करते हैं किसी भी तरीके का शेड्यूल्ड ऑफेंसेस आउटसाइड द इंडियन बॉर्डर, जिसमें किसी भी इंडियन सिटीज़न के अगेंस्ट कोई काम होता है या इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या डिफेंस पर किसी तरीके की अगर आँच आती है, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट की जाएगी और जो भी पर्सन कल्प्रेट होगा उस पर एक्शन होगा। तो ये तो एक NIA अमेंडमेंट की सबसे प्राइम कंसर्न की बात आई। अब इसी के साथ अगर आप हम कुछ एक पॉइंट देखें तो एक बहुत बड़ा इशू ये था कि NIA अगर किसी का इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है और वो पर्सन अगर टेररिस्ट डेजिग्नेट नहीं किया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन अपने आप ही बहुत लूज हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि उस पर्सन के अगेंस्ट केसेस फाइल जल्दी नहीं कर पाते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने UAPA का अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट। हम लोग UAPA को भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में नहीं, आगे UAPA पे एक सेपरेट वीडियो आएगी। आते हैं अब इसके एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर कि क्या नया स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस में जो हम कहें सब सेक्शंस ऐड किए गए हैं वो कौन से हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो कुल मिलाकर ये कुछ ऑफेंसेस हैं जिसको NIA के अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड किया गया है। सो विल गो वन बाय वन। सबसे पहले बात आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विच कम्स अंडर द सेक्शन 370 एंड 370A ऑफ इंडियन पीनल कोड। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किसी भी फॉर्म का सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, जिसमें लोगों को खरीदना, बेचने का या स्लेवरी के फॉर्म में उनको रखना, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना या पर्सन से फोर्सफुली काम करवाना या ऑर्गन बेचना उनके, ये सभी चीज़ें एक शेड्यूल्ड ऑफेंस रखा गया है जो कि अब NIA जिस पे जांच कर सकता है। नेक्स्ट इज काउंटरफिट करेंसी, यानी जाली नोट का बिजनेस करना या उस जाली नोट लेना, बेचना, ये सारी चीज़ें आएंगी अंडर द सेक्शन 489A एंड D बोथ इंक्लूसिव ऑफ इट अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो जाली नोट पर भी अब इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकता है NIA। और हमने पहले ही बात की है कि इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी वो इन्वेस्टिगेशन करेगा अगर इंडियन इंटरेस्ट के रिगार्ड में कुछ भी ऐसी चीज़ पाई जाती है तो। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, किसी भी तरीके का असला जो कि प्रोहिबिटेड है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग या जिसको बेचना प्रोहिबिटेड है, वो आता है अंडर द आर्म्स एक्ट ऑफ 1959। फॉलोड बाय वी हैव साइबर क्राइम, जिस पर इन्वेस्टिगेशन NIA कैरी आउट कर सकता है अंडर द सेक्शन 66F ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। And last is the
एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1908, इसके अंडर जो भी स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस माने जाएंगे उस सब पे इन्वेस्टिगेशन एनआईए कैरी आउट करेगा। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें एनआईए के अमेंडमेंट में एक्ट ऐड किया गया है, जो उसका अमेंडमेंट 2019 में एनआईए का आया है। चलिए अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जिस पर कुछ कंसर्न रहा है स्टेट गवर्नमेंट का और अपोजिशन की पार्टीज़ का। नाउ इन द एंड वी हैव द कंसर्न और इश्यूज दैट नीड टू बी आंसर्ड, जिसमें प्राइमरी है द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, whereas the criminal law is under concurrent and national security is under the union list। तो एनआईए के बेहाफ पर ये चीज़ को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट डील करेगी इन इश्यूज़ को, कि भाई पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है ये तो स्टेट लिस्ट में है, तो जुरिस्डिक्शन कैसे तय होगा। वेराज अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं वो कंकरेंट में आ जाता है, जिसमें स्टेट भी और यूनियन दोनों फैसले ले सकते हैं। वेराज अगर हम नेशनल सिक्योरिटी पे हैं तो सिर्फ सुप्रीम बॉडी एक ही रहेगी, दैट इज़ यूनियन। तो यहाँ पर एनआईए के जो हम लोग कहें डिविजन्स हैं उनको क्लियरली डिमार्केट करना होगा यहाँ पर। द सेकेंड पॉइंट सेज प्रेजेंटली वी आर नॉट हैविंग एनी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, हेंस देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ साइबर टेररिज्म। हम लोग जब आईटी एक्ट की बात करते हैं, आईटी एक्ट में 66F जो हम लोगों ने भी सेक्शन की बात की, वो साइबर टेररिज्म से डील करता है। बट इन इंडिया एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। जब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है हमारे पास, तो हम उसमें किस चीज़ों को साइबर टेररिज्म का पार्ट मानेंगे और किसको साइबर टेररिज्म का पार्ट नहीं मानेंगे, इसको क्लियरली डिफाइन करना होगा। उसके बाद फिर हम इसको एप्लीकेबिलिटी को देख सकते हैं। मोर ओवर एक और कंसर्न जो आता है वो ये आता है कि हमने बोला कि एनआईए का जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल लेवल पर रहेगा, इंडिया से बाहर भी वो जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे इन दी केसेस ऑफ, जब भी हम बोलते हैं कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन अगर कोई काम हो रहा है तो भाई वो इंटरेस्ट में आएगा क्या, इस चीज़ को डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिस पर कि गवर्नमेंट को कंसर्न जो रेज़ किए गए हैं उसको आंसर करना होगा। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एनआईए के जुरिस्डिक्शन को काफ़ी एक्सटेंड किया गया है, काफ़ी बड़े लेवल पर अब एनआईए काम कर पाएगा और ऑब्वियसली बहुत हम लोग कहें ईज आउट हो जाएगा प्रोसेस यहाँ पर। और जो स्टेट पुलिसिंग है, जो क्रिमिनल लॉ है, या इन सब फैक्टर्स में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को काफ़ी एड मिलेगा इन चीज़ों को रिजॉल्व करने में एट अ टाइमली बेसिस। सो इतनी सारी चीज़ें आपको एनआईए बिल में जाननी थी और एनआईए के अमेंडमेंट एक्ट में जानना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं, आपको ये एनआईए बिल क्या है, इसके बारे में जुरिस्डिक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने नोन लोगों को इसके बारे में ज़रूर शेयर करिएगा ये चैनल, सो दैट उनको भी मैं किसी तरीके से उन तक रीच हो पाए मेरी और मैं उनको हेल्प कर सकूँ। सो विद दिस विल क्लोज आवर वीडियो फॉर टुडे। In the next video, we'll come with another very important topic discussion. Till then, stay safe, have a great day ahead, and thank you. Take care. Bye-bye.